नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिज़िक्स का चैप्टर सिंपल पेंडुलम एंड वेव मोशन लेकर आए हैं। सिंपल पेंडुलम एंड वेव मोशन का हम फुल एक्सप्लेनेशन आज लेकर आए हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ एंड तक, आपको सिंपल पेंडुलम और वेव मोशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सारी थ्योरी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा सिंपल पेंडुलम और वेव मोशन में जानते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है या उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा गौर करना है। तो ये कहलाता है हमारा चैप्टर एट अ ग्लांस। तो दोस्तों ये हैं हमारे जो टॉपिक्स जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। पहला पेरियोडिक मोशन, वाइब्रेशन मोशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोस्तों ये टॉपिक्स दिए गए हैं हमें 7 टॉपिक जिन्हें हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं वेव के बारे में। Wave is a disturbance pattern which moves without the actual flow of medium particles as whole. In wave motion, energy and momentum are transported from one point to another. मतलब दोस्तों ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि एक वेव मोशन क्या है। वेव मोशन एक ऐसा तरीके का मोशन है जिसमें हमारा जो मीडियम रहता है, मतलब जो भी पार्टिकल या मीडियम रहता है वह फ्लो नहीं होता, मतलब वह अपनी मीन पोजीशन पे ही रहेगा। मतलब वह यहाँ पर है तो वह इसी पोजीशन पे रहेगा, वह ना ही इस साइड आएगा ना ही इस साइड आएगा। तो दोस्तों ये वेव मोशन जिस प्रकार का होता है कि जो पार्टिकल रहता है वह अपनी मीन पोजीशन पर ही रहता है, पर दोस्तों एक्चुअल में उसका मास ट्रांसपोर्ट नहीं होता, पर उसका मोमेंटम और एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है। तो जानते हैं किस प्रकार से होते हैं ये वेव मोशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी पानी की लहर कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहती है जो यहाँ पर होगी वह नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। तो दोस्तों उसकी मीन पोजीशन तो यहाँ पर रहेगी हमेशा के लिए, पर दोस्तों जो ये एनर्जी ट्रैवल हो रही है इस प्रकार से, ये जो एनर्जी ट्रैवल कहलाती है, इसे ये ऊपर नीचे होना ये एक एनर्जी ट्रैवल ही है। तो दोस्तों ये हमारे वेव मोशन का एक प्रकार होता है कि पार्टिकल अपने उसी प्लेस पे रहेंगे, ये टाइम टी के लिए है मान लीजिए, और ये टाइम t2 के लिए। तो दोस्तों कुछ पार्टिकल अब इस प्रकार से हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल अभी के लिए यहाँ पर था वह अब नीचे आ गया। तो दोस्तों पार्टिकल की मीन पोजीशन वही रहेगी, पर दोस्तों एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पेरियोडिक मोशन क्या होता है। when a body repeats its motion on same path in a given time then the motion is said to be periodic motion। मतलब दोस्तों वेव मोशन के ये प्रकार है कि एक कोई भी बॉडी है जो अपने मोशन को रिपीट कर रही है, वह किसी प्रकार का भी मोशन हो सकता है, उसे रिपीट कर रही है सेम टाइम में, सेम पाथ ट्रेवल कर रही है गिवन टाइम में। तो उस मोशन को हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन। मतलब दोस्तों एक पेंडुलम ले लीजिए, जो हमारे वॉल क्लॉक रहती थी पहले के ज़माने में, तो उसमें एक पेंडुलम लगा रहता था इस प्रकार से, एक ये लगा रहता था पेंडुलम। तो दोस्तों ये रहता था हमारा बॉब, इसे कहते हैं बॉब, ये कलर्ड है दोस्तों। ये इधर से इधर पर जाता है इतना, और फिर यहाँ से फिर घूम कर आता है इतना। तो दोस्तों ये अपने हमेशा टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता रहता है, हमेशा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता रहता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का पेरियोडिक मोशन होता है कि वह उतने ही टाइम में सेम मोशन कर रहा है, मतलब रिपीट मोशन कर रहा है अपना। तो इसे हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन, एक गिवन टाइम में उसे रिपीट करना। अब आते हैं दोस्तों वाइब्रेशन। व्हाट इज़ वाइब्रेशन मोशन। एक वाइब्रेशन भी एक मोशन होता है। इफ़ अ बॉडी मूव्स टू and fro a fixed position then its motion is called vibration motion or oscillatory motion. This motion is the simplest form is called simple harmonic motion. Simple pendulum is an example of type of motion। मतलब दोस्तों वाइब्रेशन एक
टू एंड फ्रो अ फिक्स्ड पोजीशन, मतलब आना और जाना, मतलब एक पार्टिकल ले लीजिए इस प्रकार से, ये इस साइड आएगा इधर तक और फिर वापस चला जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा और फिर वापस चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पार्टिकल इधर से उधर होता रहेगा और इसकी मीन पोजीशन क्या रहेगी, ये रहेगी मीन पोजीशन। तो दोस्तों अपनी मीन पोजीशन के दूर जाना और फिर पास आना, दूर जाना और फिर पास आना, इस प्रकार के मोशन को कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, और मोशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसी प्रकार का सबसे सरल प्रकार का मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। और इसका एक एग्ज़ाम्पल है हमारा इसका एक एग्ज़ाम्पल है हमारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक टू एंड फ्रो का एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप सिंपल पेंडुलम इधर से इधर जाता है, टू जाता है मतलब दूर जाता है अपनी मीन पोजीशन से, फिर पास आके फिर दूर जाता है। तो दोस्तों ये भी हमारा एक वाइब्रेटरी मोशन का एग्ज़ाम्पल है। अब आते हैं दोस्तों आगे, अब जानते हैं दोस्तों SHM, मतलब वाइब्रेटरी मोशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म SHM होता है। और अब जानते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू SHM। SHM से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जानते हैं कि कुछ क्या होते हैं। पहले जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग SHM एट एनी टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ बॉडी एट दैट टाइम एंड मीन पोजीशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाई, मतलब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आप सभी को जिस प्रकार से पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ्स या डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो मान लीजिए ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, ये हमारा बॉब है, ये इस प्रकार से जा रहा है। तो दोस्तों इस टाइम के लिए यहाँ पे मान लेते हैं, अभी यहाँ से मानते हैं किसी भी टाइम t के लिए, ये टाइम t के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो दोस्तों किसी भी टाइम के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उस स्टार्टिंग पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं y। और दोस्तों अगर इसे ग्राफ में दोहराएं, अगर इसे ग्राफ में बताया जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है कि SHM ये इस प्रकार से ले लीजिए और देख सकते हैं आप, ये हमारा SHM कर रहा है कि अपनी पोजीशन से दूर जाता है और फिर पास आकर फिर दूर चला जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एक SHM का मोशन का ग्राफ। तो दोस्तों किसी भी टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस है x मतलब डिस्टेंस है, और ये हमारा आप मान लीजिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। मतलब किसी भी x डिस्टेंस के लिए, मतलब मानिए कि ये इतनी डिस्टेंस के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, जब ये पीक पे पहुंच जाएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा। मान लीजिए ये इस प्रकार से है कि एक आप बॉब मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस मीन पोजीशन पे आ गया A पॉइंट पे। तो दोस्तों ये भी हमारा A पॉइंट होगा, फिर ये लौटेगा अपनी पोजीशन पे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी। तो दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी। तो दोस्तों ये रहता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन SHM। अब आते हैं दोस्तों सेकंड और जानते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A। मतलब दोस्तों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर होगी, जैसे कि हमने अभी बताया था A पॉइंट पर, तो दोस्तों वह कहलाती है हमारी एम्पलीट्यूड। जैसे कि ये मान लीजिए आपका ये बॉब है, ये आपका सिंपल पेंडुलम है। तो ये दोस्तों जहाँ तक ये मैक्स जाएगा, यहाँ तक मैक्स जाएगा, तो दोस्तों ये कहलाएगा हमारा इसका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहीं पर रहेगा दोस्तों इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। और इसे ग्राफ में शो करा जाए तो दोस्तों ग्राफ में कुछ इस प्रकार से बनता है, आपका ये रहता है आपका एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों साइड पे मैक्सिमम हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा A में माइनस मान लीजिए और इसे A मान लीजिए, क्योंकि ये नीचे जाने पे नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये था हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। अब आते हैं दोस्तों टाइम पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों
टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब दोस्तों उसे अपना एक वन कंप्लीट ऑसिलेट करने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। मतलब दोस्तों मान सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि एक ये सिंपल पेंडुलम का हम एग्जांपल फिर से लेते हैं कि ये अपना इस प्रकार से ये पीक पे जाता है या ऐसे आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, और फिर लौट कर इस प्रकार से जाता है फ्रो टू एंड फ्रो, और फिर यहाँ पर पीक पे आता है, और फिर यहाँ से यहाँ पे जाने पर दोबारा से अपने मीन पोजीशन पे आने पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब अपने पोजीशन से गया फिर दूर गया और फिर अपनी पोजीशन पे आया, मतलब एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन किया, टू एंड फ्रो कंप्लीट किया। तो दोस्तों अपनी मीन पोजीशन पे आने तक उसका जो टाइम रहेगा उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM करने वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड, कि वह अपना पूरा वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगाएगा वही उसका टाइम पीरियड होता है। तो दोस्तों टाइम पीरियड की यूनिट रहती है हमारी सेकंड्स में, टाइम पीरियड की यूनिट्स रहती है सेकंड्स में, और इसे डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है टी के द्वारा, कैपिटल टी के द्वारा, एम्पलीट्यूड को ए के द्वारा और डिस्प्लेसमेंट को बाय के द्वारा। तो दोस्तों ये याद रखें आप YAT। अब आते हैं दोस्तों आखिरी और फोर्थ पॉइंट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन डन बाय बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन, इट्स यूनिट्स इज हर्ट्स ऑफ पर सेकेंड। मतलब दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से होती है, ये टाइम पीरियड का उल्टा भी कहा जा सकता है कि एक मान लीजिए एक अपना ये सिंपल पेंडुलम है। तो दोस्तों ये सिंपल पेंडुलम 1 सेकंड में कितने बार ऑसिलेट करता है, मतलब कितने बार आपने कंप्लीट करता है, मतलब इधर से इधर जाना फिर लौट के फिर आना फिर यहाँ पर आना मीन पोजीशन पे। तो दोस्तों 1 सेकंड में ये कितने बार ऑसिलेट करता है ये कहलाती है हमारी फ्रिक्वेंसी। दोस्तों ये किसी के लिए कम होती है, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल इतना सा है और ये इधर तक जाता है और फिर लौट कर आ जाता है फिर यहाँ पर आता है, तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से करता है अपना ऑसिलेट। तो दोस्तों ये 1 सेकंड में हज़ारों बार लाखों बार ऑसिलेट करेगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम 1 सेकंड में जितने बार ऑसिलेट करेगा, कंप्लीट ऑसिलेट करेगा, तो दोस्तों 1 सेकंड में कंप्लीट ऑसिलेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में कितने बार ऑसिलेट करता है उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एन से दिखाया जाता है, एन से शो करा जाता है। इसे हम कहा जा सकता है 1/T, मतलब ये अपना कितना टाइम लेता है अपना कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, उसका अपोजिट हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। और इसकी यूनिट हमारी पर सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड की सेकंड होती है तो इसकी सेकंड इनवर्स या पर सेकंड कह सकते हैं, या फिर इसे पर सेकंड को हम हर्ट्ज़ भी कहा जाता है। पर सेकंड को हम हर्ट्ज़ भी कहते हैं, हर्ट्ज़। तो दोस्तों ये रहती है हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ एन SHM। तो दोस्तों अभी आपने देखी डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। दोस्तों इनके साइन याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट का होता है हमारा Y, एम्पलीट्यूड का होता है हमारा A और टाइम पीरियड का होता है हमारा कैपिटल T, फ्रिक्वेंसी का होता है हमारा N। तो दोस्तों ये रहते हैं इनके सिंबल्स। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं 5th पॉइंट, आखिरी पॉइंट, फेज़ क्या रहता है। दोस्तों फेज़ को हम ओरली बता सकते हैं। फेज़ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज़ द प्रॉपर्टी विच टेल्स अबाउट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम। मतलब दोस्तों फेज़ किसी भी SHM पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल SHM कर रहा हो उसका फेज़ हमें बताता है उसकी पोजीशन के बारे में और एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, उस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है किसी भी समय के लिए। तो दोस्तों ये हमारा फेज़ डिफ़ाइन करता है। तो दोस्तों ये था हमारा फेज़ को हम आपको डायग्राम या फिर ग्राफ के द्वारा शो नहीं करा जा सकता। एनर्जी और पोजीशन जो डिफ़ाइन करता है उसे हम कहते हैं फेज़। सिर्फ आप इतना याद रखिए। तो दोस्तों हमने 5 पॉइंट देखे, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फेज़। अब आते हैं दोस्तों आगे और अब बढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम की तरफ। दोस्तों ये सिंपल SHM का एग्जाम्पल होता है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है सिंपल पेंडुलम। और जानते हैं अब सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पॉइंट मास सब्सटेंटेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय मीन्स
बाय मीन्स ऑफ एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब दोस्तों एक सिंपल पेंडुलम एक हैवी मास होता है जो एक रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ होता है, और वह जो स्ट्रिंग रहती है, जो तार रहती है, वह इनएक्सटेंसिबल, मतलब वह उसमें खिंचाव नहीं हो सकता। मतलब जो उसकी डिस्टेंस एल है, जो लेंथ एल है, तो वह दोस्तों एल ही रहेगी, वह एल प्लस डेल्टा एल नहीं होगी, एल प्लस डेल्टा एल नहीं होगी। मतलब वह एक आइडियल स्ट्रिंग है, क्योंकि कोई भी आज तक ऐसी स्ट्रिंग या रस्सी नहीं बनी जिसमें खिंचाव ना हो सके। तो दोस्तों ये रहता है सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बताने से पहले उसका टाइम पीरियड बता दें। दोस्तों टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड होता है कि उसे कितना टाइम लगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंपल पेंडुलम का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है कि सिंपल पेंडुलम कुछ एक स्ट्रिंग रहती है, इस प्रकार से लटका रहता है, ये बॉब रहता है, इसे कहा जाता है बॉब। ये हैवी मास भी हो सकता है और ये इतना ऑसिलेट करता है कुछ इस प्रकार से ऑसिलेट करता है। ये आप डिस्टेंस मान लीजिए एल, ये डिस्टेंस है एल, ग्रेविटी जी। तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड रहता है, टाइम पीरियड मास इंडिपेंडेंट रहता है, टाइम पीरियड मास इंडिपेंडेंट रहता है। ये बॉब है, इसे कहा जाता है बॉब। तो दोस्तों ये किसी भी मास का ले लीजिए आप, 1 kg 2 kg, पर ये दोस्तों हमारा टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके टाइम पीरियड होता है हमारा T=2π√L/g। किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। और दोस्तों इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जैसा कि हमने बताया था आपको, फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, फ्रिक्वेंसी को n से दिखाया जाता है 1/t के बराबर। तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी इसकी निकल के आएगी 1/t, तो 1/t हो जाएगा हमारा 1/2π√L/g। और इसे कह सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से √g/2π√L। तो दोस्तों ये रहती है हमारी फ्रिक्वेंसी किसी भी सिंपल पेंडुलम की। और लेंथ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो स्ट्रिंग की लेंथ रहती है वह एल से दिखाई जाती है। अब आते हैं दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। मान लीजिए कोई एक सिंपल पेंडुलम है, अगर मान लें वह बड़े से बड़ा करता जाएं, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं टाइम पीरियड 2π√L/g हमारे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का डिपेंडेंट है। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो दोस्तों हम लेंथ मान लेते हैं, ये हम काफ़ी बड़ी लेंथ मान लेते हैं, मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर। अर्थ की रेडियस के बराबर कोई सिंपल पेंडुलम बना नहीं जा सकता, पर दोस्तों मान लेते हैं अगर इसकी अर्थ की रेडियस के बराबर बना दिया जाए इस लेंथ को, किसी भी स्ट्रिंग को, तो दोस्तों ये इसकी टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो दोस्तों टाइम पीरियड के लिए हम एल की जगह पर, हम एल के स्थान पर आर ई रख देंगे। मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ ऑफ जी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और इसे कह सकते हैं आप इनफाइनाइटली लॉन्ग या अर्थ के रेडियस के बराबर। ये इनफाइनाइटली की बराबर ही है रेडियस ऑफ अर्थ जितना स्ट्रिंग लेना। दोस्तों ये रहता है हमारा फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। अब आते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ सिंपल पेंडुलम के आपके एग्जाम पर डायग्राम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहता है हमारा मैसिव बॉब, ये रहती है आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। और दोस्तों ये रहता है आपका मासलेस रॉड, जो रॉड रहती है, स्ट्रिंग रहती है, वह मासलेस रहती है। और कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखिए आप। और ये हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और दोस्तों आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ बॉब। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों एक्सपर्ट टिप्स में। एक्सपर्ट टिप्स इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर जानें दोस्तों। पहली एक्सपर्ट टिप है हमारी, द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 84.6 मिनट। कि सबसे बड़े पेंडुलम का टाइम पीरियड एक कंप्लीट ऑसिलेट करने में 84.6 मिनट लिए। द पेंडुलम क्लॉक वर्क्स गो स्लो इन समर एंड फास्ट इन विंटर। मतलब दोस्तों जो पेंडुलम क्लॉक रहती थी वह दोस्तों समर में स्लो चलती थी और विंटर में फास्ट।
अब आते हैं दोस्तों, इफ़ अ लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ इनफाइनाइट। मतलब दोस्तों अगर एक कोई लिफ्ट है, एक ये लिफ्ट रहती है कुछ इस प्रकार से, अगर दोस्तों इसका ये वायर ब्रेक कर दिया जाए, इसका वायर ब्रेक कर दिया जाए, मतलब तोड़ दिया जाए इसका वायर, तो दोस्तों ये जो लिफ्ट रहेगी वह फ्रीली नीचे गिरेगी। तो दोस्तों इसके अंदर एक अगर वॉल क्लॉक लगा दी जाए पेंडुलम वाली, एक पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक लगा दिया है, तो दोस्तों टाइम पीरियड रहेगा जो पेंडुलम का वह इनफाइनाइट हो जाएगा। जो टाइम पीरियड रहेगा पेंडुलम का वह इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब जो पेंडुलम का टाइम पीरियड रहेगा वह इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वह अपना कंप्लीट ऑसिलेट कर ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाता है तो याद ज़रूर रखें। और अब आते हैं दोस्तों कुछ ग्राफ्स के बारे में दिया गया है जो कभी नहीं पूछा जाता, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों आप वेव मोशन के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों वेव मोशन के बारे में। वेव मोशन कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। It is a process by which a disturbance at one point is propagated to another point more remote from the source with no transport of material of medium itself। मतलब दोस्तों ये वेव मोशन रहता है जिसमें हमारा फिर से कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नहीं होता है, मास का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ हमारा एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो वेव्स जाती हैं हमारे वाटर में, आप देख सकते हैं एग्जांपल में जो वेव जाती हैं हमारी वाटर में, आप देख सकते हैं इस प्रकार से वेव जाती हैं वाटर में। तो दोस्तों जो पार्टिकल्स रहते हैं वाटर के वह अपनी मीन पोजीशन पे ही प्रोपोगेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर दोस्तों एनर्जी हमारी आगे निकल जाती है। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा वेव मोशन। तो अब आते हैं दोस्तों आगे टाइप्स ऑफ वेव मोशन। हमारे वेव मोशन दो प्रकार के रहते हैं, पहला ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोस्तों आगे बताएंगे आपको ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस प्रकार से रहती हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और सबसे पहला जानते हैं हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव होती है हमारी इफ़ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देन द वेव इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। मतलब दोस्तों ये कुछ कहना चाहता है कि जो पार्टिकल्स रहेंगे, मीडियम के पार्टिकल्स रहेगा जिसमें वेव चलेगी, वह हमारे परपेंडिकुलर रहेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब हमारे जो पार्टिकल और जो वेव की डायरेक्शन रहेगी वह हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, परपेंडिकुलरली रहेगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर वेव की साइड होगी तो पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो दोस्तों ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। मतलब पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करेंगे और डायरेक्शन ऑफ वेव रहेगी वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी। जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से आपकी रहेगी। मतलब आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि ये एक वेव है जिसमें पार्टिकल्स ऊपर और नीचे हो रहे हैं, पर दोस्तों जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वह इस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितने प्रकार की रहती हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो दोस्तों ट्रांसवर्स वेव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। हमारे 2 प्रकार की ट्रांसवर्स वेव होती हैं और इससे हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ट्रांसवर्स वेव्स हमारी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पोलराइज्ड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कुछ इस प्रकार से होती हैं, इफ़ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर सेम डायरेक्शन थ्रू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देन द मीडियम वेव मोशन इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब दोस्तों हमने जो ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था उसमें पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव में एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, पर दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि जो वाइब्रेशन रहेगा पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव सेम रहेगी। मतलब जो हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट इस प्रकार से कर रहे हैं तो दोस्तों वेव की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव।
लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारी जो वेव की प्रोपोगेशन है वह भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोस्तों पार्टिकल्स वाइब्रेट और वेव प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में है, तो दोस्तों ये कहलाती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल हैं हमारे साउंड वेव, अर्थक्वेक वेव, सुनामी वेव्स, वेव्स इन स्लिंग, गिलाइस वाइब्रेशन, इंटरनल वेव्स, वाटर वेव्स, अल्ट्रासाउंड, स्प्रिंग ऑसिलेशन। तो दोस्तों ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल्स। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं कुछ इनके बारे में सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग वेव मोशन। जिस प्रकार से हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में जाना, एसएचएम के बारे में जाना था, कुछ डेफिनेशंस उसी प्रकार से जानते हैं दोस्तों हम वेव मोशन के बारे में। तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, फ्रिक्वेंसी इसमें दोबारा से आ चुका है रिपीटेड कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग मेड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेंड। मतलब दोस्तों जो हमने पहले बताया था कि 1 सेकेंड में एक पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट करता है उसे कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितने बार ऑसिलेट करता है कोई भी पार्टिकल उसे हम फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है दोस्तों एन से, दौर से आ रहा है तो दोस्तों ज़रूर याद रखें एन से। अब जानते हैं दोस्तों इसमें एक सर्टेन टर्म जोड़ दिया गया है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कुछ इस प्रकार से होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन the time equal to the time period of vibrating particle is called the wavelength of wave। मतलब दोस्तों जो वेव के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड किया गया, जो वेव के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड किया कितने टाइम में, जितने में एक पार्टिकल ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है। एक पार्टिकल किसी भी वेव का पार्टिकल कितने टाइम में ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है उतने टाइम में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, उतने टाइम में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, वह कहलाता है हमारा वेवलेंथ ऑफ वेव। वह कहलाता है हमारा वेवलेंथ ऑफ वेव। एक बार और समझिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहता है कि किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल कोई भी एक वेव में एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल कितने टाइम में ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है उतने टाइम में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस कवर्ड करती है, उसे कहते हैं हम वेवलेंथ ऑफ वेव। इसे हमारा शो करा जाता है लैम्डा से, इसे शो करा जाता है हमारा लैम्डा से। ये कुछ इस प्रकार से रहता है फॉर ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज़ कॉल्ड द वेवलेंथ। मतलब कुछ इस प्रकार से रहता है कि ट्रांसवर्स वेव का हम डायग्राम बनाएं, ट्रांसवर्स वेव का कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएं तो दोस्तों इसके 2 ट्रफ और क्रस्ट और ट्रफ्स, ये हमारे ट्रफ्स कहलाते हैं और ये हमारे क्रस्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव ये हमारे क्रस्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी लैम्डा होगी मतलब ये रहती है हमारी वेवलेंथ ऑफ वेव। अब आते हैं दोस्तों वेव वेलोसिटी क्या रहती है किसी भी वेव की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड द वेव वेलोसिटी रहती है। ये वेव वेलोसिटी रहती है हमारी कि 1 सेकेंड में कितनी वेव ने डिस्टेंस कवर्ड की, वह हमारी वेव वेलोसिटी होती है। दोस्तों ये v से दिखाई जाती है, और दोस्तों जिस प्रकार से आपने देखा था 1 सेकेंड में पार्टिकल कितने बार ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है उसे कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी से मैच खाता है वेव वेलोसिटी, पर दोस्तों ये वेव के लिए दिखाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन क्या हो सकता है। लेट द टाइम पीरियड, किसी भी एनी वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड t ले लीजिए, फ्रिक्वेंसी n ले लीजिए। द वेव प्रोड्यूस बाय बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस लैम्डा इन t सेकेंड। मतलब दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ या क्रस्ट में उसका जो वेवलेंथ रहेगी लैम्डा t सेकेंड में ट्रेवल की गई है। तो दोस्तों जो वेव वेलोसिटी रहेगी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो हमारी वेवलेंथ आ जाएगी, वेव वेलोसिटी बराबर हो जाएगा हमारा वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगी हमारी 1/, टाइम पीरियड होता है हमारा n फॉर फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा n लैम्डा मतलब वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी बराबर वेलोसिटी ऑफ वेव।
तो दोस्तों ये आप याद रखें, ये रिलेशन v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी या n लैम्डा, ये पूछ लिया जाता है आपसे, क्वेश्चंस में आ जाता है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो मैकेनिकल वेव्स कुछ इस प्रकार से होती हैं। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल medium and advancing with a definite speed in the medium without changing its form. Mechanical waves are two types। मतलब दोस्तों ये भी हमारे वेव्स ही रहती हैं मैकेनिकल वेव्स, पर दोस्तों ये मटेरियल मीडियम में ट्रैवल करती हैं और इनकी डेफिनेट स्पीड रहती है और ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करती। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप साउंड वेव। तो दोस्तों आप इसे मैकेनिकल वेव्स को भी एक प्रकार से वेव्स ही मानिए। साउंड वेव्स, तो दोस्तों दीज वेव्स आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स की एक प्रकार रहती हैं। इट्स नीड सेम मीडियम टू प्रोपोगेट, मतलब दोस्तों ये एक मीडियम चाहती हैं प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स साउंड वेव आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब दोस्तों फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, एक सेकेंड में एक पार्टिकल कितना ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है उसे कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी। तो साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। फ्रिक्वेंसी के आधार पे 3 प्रकार से हमारी साउंड वेव्स बांटी गई हैं। तो जिसमें पहली है हमारी ऑडिबल वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की हैं, जिसमें आपके ऑडिबल वेव्स हैंगी। दीज वेव्स कैन बी हर्ड, दीज फ्रिक्वेंसी आर इन बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज़। मतलब दोस्तों ये इस प्रकार की साउंड वेव्स होती हैं। इसका एक पहला है हमारा ऑडिबल वेव्स, और ऑडिबल वेव्स में इनके फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमारे जो क्लासिफाई की गई हैं। तो दोस्तों इनकी फ्रिक्वेंसी रहती है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ या पर सेकेंड, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ को हम कह सकते हैं पर सेकेंड। तो दोस्तों जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी रहेगी तो दोस्तों वह ऑडिबल वेव्स में आती हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग इन वेव्स को सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में। मतलब दोस्तों इसे कुछ इस प्रकार से कहा जा सकता है जिसकी फ्रिक्वेंसी मतलब एक सेकंड में 20 से या 20,000 बार ऑसिलेट करेगी कोई भी पार्टिकल, तो दोस्तों हम उसे सुन सकते हैं। सेकंड आती है दोस्तों इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स आर बिलो 20 हर्ट्ज़। मतलब दोस्तों इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी मतलब ये एक सेकंड में 20 से कम बार ऑसिलेट या वाइब्रेट करती हैं। दोस्तों ये आती हैं हमारी इंफ्रासोनिक वेव्स पे। और दोस्तों ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते, कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं। और आखिरी में आती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। दिस फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स आर मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। मतलब दोस्तों जिन साउंड वेव्स की हमारी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा रहती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स में रखते हैं। और दोस्तों ये भी ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते, और इन्हें काफ़ी बड़े वाले एनिमल्स मतलब एलिफेंट, डॉग ये सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये आती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स में। ऑडिबल वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में जाना आपने फ्रिक्वेंसी के आधार पर। अब आते हैं दोस्तों आगे, ये थी हमारी वेव्स, साउंड वेव्स। अब आते हैं दोस्तों अब ये देखिए, ये कुछ नोट दिया गया है। एट 0 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड हमारी 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इन लिक्विड स्पीड ऑफ साउंड इज़ 1460 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1460 मीटर पर सेकेंड रहती है। और सबसे ज़्यादा आयरन में हमारे मतलब सॉलिड में 5100 मीटर पर सेकेंड रहती है। तो दोस्तों ये स्पीड ऑफ साउंड हमारी गैस में सबसे कम ट्रैवल करती है, और लिक्विड में सबसे तेज़, और सबसे ज़्यादा तेज़ हमारी सॉलिड्स में। तो दोस्तों ये बताया क्या एग्जांपल देकर। अब आते हैं दोस्तों इको क्या होती है। तो दोस्तों इको के बारे में जानते हैं। ये भी हमारी साउंड प्रकार की रहती है। इट इज़ अ साउंड और सीरीज ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस बैक टू द लिसनर।
मतलब दोस्तों जो साउंड हमने बोला उसे रिफ्लेक्ट होकर बैक होकर आना और हमें सुनाई देना, ये हमारा इको कहलाता है। आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ पे इको हो रहा है। एक बंद कमरे में कभी इको होता है, क्योंकि इको इसलिए होता है कि आपके चारों तरफ वॉल्स होती हैं, तो जो आप बोलते हैं दोस्तों वह रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा इको। तो दोस्तों इसका कुछ बारे में जान लीजिए। इफ़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन दिस प्रोसेस ऑफ इको इज़ 2D, मतलब दोस्तों जो इको रहता है वो दो गुना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि एक तो हमारे जाने से एक तो मान लीजिए ये पर्सन है, आपको एक डायग्राम के द्वारा शो करते हैं कि ये पर्सन है, इस दीवार और इसके बीच में हमारा डी डिस्टेंस है। दोस्तों एक इको को 2D डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो 2D डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसने अपना कुछ आवाज़ बोली, ये गई और हमारे रिफ्लेक्ट हो गई, ये वॉल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्ट होके हमारे पास कुछ इस प्रकार से आई। तो दोस्तों हमने जो बोला था हमें वह दोबारा सुनाई देगा। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा इको। और इसने डिस्टेंस क्या ट्रैवल की, ट्वाइस डिस्टेंस ट्रैवल की। टाइम टेकन T, देन द T इज़ इक्वल टू 2D/V। ये V क्या होता है, वेव वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड ऑफ इको रहता है 2D/V। तो V क्या रहता है, वेव स्पीड ऑफ साउंड या वेव वेलोसिटी। वेव क्या है, हमारी साउंड की वेव है। और टू हियर क्लियर इको रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट 17.1 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। मतलब दोस्तों आपको एक जो क्लियर इको सुननी है उसके लिए आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में 17.1 मीटर की दूरी रहेगी, तो आप एक इको अपनी आवाज़ को द्वारा क्लियरली सुन पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 17.1 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं, और इससे कम पे भी सुनाई देती है पर वह क्लियरली नहीं होती। और एक और एग्जांपल ये कि आपने एक क्लैप करा, ये रिफ्लेक्ट होके आपके पास दोबारा से आई, साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक, साउंड हिट्स वॉल। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एग्जांपल है। अब आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ये आखिरी टॉपिक है हमारा इस वीडियो और इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अनलाइक मैकेनिकल वेव्स, मतलब मैकेनिकल वेव से हटकर, मैकेनिकल वेव से हटकर सम वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, दीज वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब दोस्तों हमारी जो मैकेनिकल वेव्स रहती हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट था कि वह हमारे मीडियम्स में ट्रैवल करती है। उसे मीडियम ही चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, या सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम चाहिए होता है, पर चाहिए होता है मैकेनिकल वेव्स को, वह हमारे वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स हमारी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। पर दोस्तों इससे एक हटकर एक और वेव रहती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोस्तों इन वेव्स को कोई हमारे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। इन वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये हमारे वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो दोस्तों कुछ जानते हैं बातें। द एग्जिस्टेंस ऑफ मीडियम इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्रोपोगेशन, मतलब इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। पेरियोडिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, हैंस इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब दोस्तों ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा चलती हैं, तो दोस्तों ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इनके कुछ एग्जांपल है हमारे, एक तो रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, थर्मल रेडिएशन वेव्स, एक्सरे वेव्स। हमारी लाइट वेव भी हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी कुछ एग्जांपल, इसका डायग्राम इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। और वीडियो दोस्तों यहाँ पे ये डायग्राम नहीं आता है, और दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी मुश्किल से पीडीएफ्स बनाई गई थी। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।